स्टूडेंट्स, हमने अब तक इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के अंदर कैपेसिटर के न्यूमेरिकल हमने कर लिए हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिर से कैपेसिटर के कुछ एक और न्यूमेरिकल जो हमारे बचे हुए हैं। बच्चों, जितने भी हमने अब तक न्यूमेरिकल किए हैं उनकी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए घर पे बैठ के, और थोड़ा बहुत उनको देखते रहना चाहिए। जो हमारा ये क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है C1 C2 C2 C1। ठीक है बच्चों, ये हमको क्वेश्चन दे रखा है। जो C1 की वैल्यू दे रखी है हमको, वो दे रखी है 3 माइक्रोफैराड, और C2 की वैल्यू दे रखी है वो 2 माइक्रोफैराड। C1 की वैल्यू दे रखी है, C2 की दे रखी है। C1 की वैल्यू 3 माइक्रोफैराड, C2 की वैल्यू 2 माइक्रोफैराड। हमको 5 कैपेसिटर दे रखे हैं, C1 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 C2 C2। हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बतानी है, हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बतानी है। कैसे करेंगे बच्चों, देखिए ध्यान से। देखिए बच्चों, ए और बी के बीच में हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बतानी है। जो ये पॉइंट है, अगर हम लोग सी और डी नाम दे दें, क्या दे दें, सी और डी नाम दे दें, तो सी और डी के बीच में जो वायर लगेगी इस तरफ से, ये वाली भी वायर, इस पे कितने कैपेसिटर है, एक, और इस वायर पे जितने भी कैपेसिटर हैं, इस वायर पे जितने भी कैपेसिटर हैं, वो सारे किस में होंगे, सीरीज में। क्यों, एक ही वायर पे सारे कैपेसिटर, एक ही वायर पे सारे कैपेसिटर, यानी क्या बन जाएगा ये पॉइंट ए, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, और बीच में क्या आ जाएगा, एक कैपेसिटर। बीच में क्या आ जाएगा बच्चों, एक कैपेसिटर C2। ये क्या हो जाएगा 1 2, ये वाला C1 C2 C1, यानी कि जो C डैश होगा हमारा, C डैश यानी कि इक्विवेलेंट कैपेसिटर ऑफ दिस कैपेसिटर एंड दिस कैपेसिटर, यानी कि तीनों किसमें, सीरीज में। सीरीज में हम तो 1 बाय C डैश, यानी कि 1 बाय C1, 1 बाय C1, C1 कितना 3, 1 बाय C2 कितना है 2, एंड 1 बाय C1 कितना है 3, अगेन 3। वो जो इसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम आ गया 6, 2 + 3 + 2, यानी कि 3 + 2 5 + 2 7 बाय 6। तो C डैश कितना गया बच्चों, 6 बाय 7, कितना गया बच्चों, 6 बाय 7। ये हमारे क्या आ गई, कैपेसिटेंस किसकी, तीनों कैपेसिटेंस की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, जो कि ये सीरीज में थे। ठीक है बच्चों, इनमें क्या होगी, 1 2 3, ये C1 ये C2। अब ये दोनों किसमें है, अब ये दोनों किसमें है, पैरेलल में। किसमें, ये पैरेलल में। तो इनकी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बन के आएगी, यानी कि इन दोनों की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वो कितनी हो जाएगी, C डबल डैश। क्या सपोज कर लिया हमने, C डबल डैश। दोनों पैरेलल में है, तो C2 + 6 बाय 7। C2 की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 + 6 बाय 7, 14 + 6 बाय 7, 14 + 6 बाय 7, यानी कि 20 बाय 7। ये हमारा क्या निकला, C डबल डैश। जो डायग्राम बनेगा, जो सर्किट डायग्राम बनेगा, वो कैसे बनेगा, इन दोनों को एक कर दीजिए, यानी कि ये हटा के हम क्या कर देंगे, यहाँ पे एक ही कैपेसिटर लगा देंगे। उन दोनों की वजह से एक ही कैपेसिटर बनेगा। कितना बन गया, 20 बाय 7। अब A और B के बीच में जितने भी कैपेसिटर, A और B के बीच में जितने भी कैपेसिटर, वो सारे कहाँ पे हैं, एक ही वायर के ऊपर है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, जो नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगी, C1 + C1 + 20 बाय 7, यानी कि सॉरी, ये सारे किसमें है, सीरीज में। तो सीरीज में क्या हो जाएगा, सीरीज में बच्चों 1 बाय C इक्विवेलेंट, 1 बाय C इक्विवेलेंट, 1 बाय C1 + 1 बाय 20 बाय 7, 1 बाय C1 कितना हो जाएगा 3,
प्लस 1/7, 7 कितना आ जाएगा 3 प्लस 7/20, 7/20, 7/20, 7/20। क्लियर पॉइंट बच्चों। अब क्या करना है हमको, इसको सोल्व करना है। क्या करना है, सोल्व। जैसे हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, इसको सोल्व करने के बाद 1/c इक्विवेलेंट 60 LCM 60 LCM 20 plus 20 plus 3 21 20 plus 20 plus 21 LCM लेने के बाद 60 20 plus 20 40 plus 20 60 60 plus 1 कितना होगा 61 एंड C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बच्चों, C इक्विवेलेंट आ जाएगा 61 इस सर्किट डायग्राम का जो नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है कितनी आएगी 60/61 1/c डैश 1/3 plus 1/2 plus 1/3। फिर मैंने बच्चों c डबल डैश c2 प्लस, फिर हमने क्या निकाल दिया c डैश निकाल दिया, फिर क्या निकल गया c डबल डैश c2 प्लस 6/7 निकल आया। फिर हमारा क्या निकल गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 60/61। ये हमारा क्या आ गया नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। आई थिंक बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट या फिर इसको उतार सकते हो। इसको हम रफ करने जा रहे हैं। अभी जो आगे हम दो क्वेश्चन करवाने वाले हैं, अभी जो हम आगे दो क्वेश्चन करवाने वाले हैं वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो ये मान लीजिए आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमें कुछ एक सर्किट डायग्राम दे रखा है। इसके अंदर इस कैपेसिटर की जो कैपेसिटर 2 माइक्रोफैराड 3 5 10 और जो ये क्या लगा रखे हैं वायर्स लगा, क्या लगा रखे हैं बच्चों वायर्स। अब हमें इसकी क्या करना है बच्चों, सर्किट डायग्राम का हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बतानी, जैसे हम अब तक बताते हैं। देखिए बच्चों हमने क्या करना है, ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने का जो शॉर्टकट तरीका है, ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने का शॉर्टकट तरीका है, ऐसे हम इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस नहीं निकाल पाएंगे। हमें ये नहीं पता चलेगा इस सर्किट के अंदर कि पैरेलल में कौन सा और सीरीज में कौन सा है। तो हमें क्या करना चाहिए, देखिए इस पॉइंट को पकड़ लो, इस पॉइंट को पकड़ लेते हैं हम x को आगे लिख सकते हैं। जब तक x के रास्ते में कोई दूसरा कैपेसिटर ना आ जाए, जब तक x के रास्ते में कोई भी कैपेसिटर ना आ जाए, बात को समझिए, जब तक x के रास्ते में कोई कैपेसिटर ना आ जाए तब तक x को चलाते रहिए, ठीक है। x चलाया से x यहां तक कोई भी रास्ते में कैपेसिटर नहीं आया, इसका नाम भी क्या हो जाएगा x। अब जैसे आगे जाएंगे तो एक कैपेसिटर आ गया 2 माइक्रोफैराड, जो x होगा हमारा वो यहां पे खत्म हो चुका है। x आगे नहीं जा सकता, x जब तक चलेगा जब तक कोई कैपेसिटर बीच में नहीं आ जाता। x फिर कहां जाएगा, ऊपर की तरफ, क्योंकि ऊपर कोई कैपेसिटर नहीं है। x चला यहां तक, इस वायर में देखिए कोई कैपेसिटर नहीं आया, यहां तक क्या पहुंच गया x, क्या पहुंच गया x को आगे लेके जाइए x खत्म, इसको इस तरफ ले जाइए x खत्म, क्योंकि दोनों तरफ क्या है कैपेसिटर। जब कैपेसिटर आ जाएगा x के रास्ते में x खत्म हो जाएगा। अब आगे ये y है, जैसे ही y आगे चला कैपेसिटर आ गया 10 माइक्रोफैराड, y खत्म, y का रोल वहीं पे खत्म। नेक्स्ट पॉइंट, और जो नाम देंगे बच्चों यहां से हम जो इन दो पॉइंट्स को नाम देंगे, हम यहाँ पे क्या देंगे C और C, क्या देंगे हम C और C। कैसे नाम देंगे, एक चीज नोट करो बच्चों, अगर जैसे हमने इसको नाम दिया, अगर दो पॉइंट अलग अलग हैं तो दो पॉइंट का अलग अलग नाम अलग अलग होना चाहिए C और D, लेकिन जो यहाँ पे नाम होगा बच्चों वहीं पे नाम सेम है। कैसे आएगा, अगर हमने इस पॉइंट को नाम C दे दिया, जैसे C आगे चलेगा जब तक उसके रास्ते में कोई कैपेसिटर ना आए, X आगे चला जब तक उसके रास्ते में कोई दूसरा कैपेसिटर नहीं आया तो x ही नाम चला। जैसे ही हमने इसका नाम C रखा, जैसे हम इस C को आगे चलाएंगे, जब तक इसके रास्ते में कोई कैपेसिटर नहीं आ जाता तब तक इसका नाम C ही चलेगा,
इसका नाम भी तो ऐसे ही रहेगा, सी को आगे ले गए सी खत्म, सी इस तरफ ले गए सी खत्म, लेकिन इस वायर पे इसका नाम यहाँ पे आगे कंप्लीट हो जाता है। यानी कि अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा क्या हो गया x, ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या हो गया y, क्लियर पॉइंट बच्चों। x और c के बीच में कितने कैपेसिटर, एक कैपेसिटर, x और c के बीच में एक कैपेसिटर, कौन सा, 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड। x और c के बीच में भी कौन सा, तीसरा कैपेसिटर, ये 3 माइक्रोफैराड। x और c के बीच में 2 माइक्रोफैराड, x और c के बीच में 3 माइक्रोफैराड, फिर से x और c के बीच में कौन सा, 5 माइक्रोफैराड, 5 माइक्रोफैराड। ध्यान से देखिए बच्चों क्वेश्चन को, x और c के बीच में 2 माइक्रोफैराड, x और c के बीच में 3 माइक्रोफैराड, x और c के बीच में अगेन 5 माइक्रोफैराड। अब c और y के बीच में, c और y के बीच में 10 माइक्रोफैराड। चेक करो बच्चों क्या हमारे बिल्कुल सही है। उस सर्किट डायग्राम को हमने सिंपल करके यहाँ पे सोल्व कर लिया है। x c के बीच में 2, x c के बीच में 3 एंड x और c के बीच में 5, c और y के बीच में 10, c और y के बीच में 10। ये हमारा सिंपल डायग्राम हो गया बच्चों, सर्किट डायग्राम। ये किसमें हो गए, पैरेलल में। किसमें हो गया बच्चों, पैरेलल में। यानी कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगी इन तीनों को मिला के, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगी तीनों को मिला के, कितनी आएगी, 2 + 3 + 5 यानी कि 10 माइक्रोफैराड। कितना आ रहा है बच्चों, 10 माइक्रोफैराड, ये 10 माइक्रोफैराड यानी कि 10 माइक्रोफैराड। अब अगर ये 10 हो गया तो बीच में कौन सा आया, सी को छोड़ दो बेशक, बीच में कौन सा आया, 10 माइक्रोफैराड, 10 माइक्रोफैराड। ये y, ये ध्यान से देखिए बच्चों, ये क्या है, 10 माइक्रोफैराड कंबाइन होके, ये कौन सा है, 10 माइक्रोफैराड जो पहले गिवन था, ये कंबाइन होने के बाद है। अब ये दोनों किसमें आ गए, सीरीज में। किसमें है, सीरीज में। यानी कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगी, C इक्विवेलेंट कितनी आएगी, 1/10 + 1/10, 2/10, 1/5। यानी कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगी कितनी आएगी बच्चों, 5। पलट दो 5, ये दोनों सीरीज में है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे आएगी, 1/10 + 1/10 कितना, 2/10, 1/5। पलट दो, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए 5 माइक्रोफैराड, 5 माइक्रोफैराड। यानी कि इस सर्किट डायग्राम की जो नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगी वो कितनी आएगी, 5 माइक्रोफैराड। कितनी आएगी बच्चों, 5 माइक्रोफैराड। इसको हम रफ कर रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उतार लो, समझ लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इस जैसा ही है पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इस जैसा ही क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमको बच्चों ये कैपेसिटर दे रखे हैं, ये नाम दे रखा है ABDC, ABDC, क्लियर पॉइंट बच्चों। हमें A और C के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, क्या होता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, C इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड C, A और C के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमको बतानी है। कैसे निकालेंगे बच्चों, ध्यान से देखिए, जो पिछला क्वेश्चन था उस जैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे कोई भी कैपेसिटर पिछले वाले क्वेश्चन में नहीं था, यहाँ पे कोई भी कैपेसिटर नहीं था। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस जैसा ही जो क्वेश्चन है हमारे एग्जाम्स में आता है, इस जैसा क्वेश्चन लगभग देखा गया है बोर्ड एग्जाम में, हरियाणा बोर्ड के देखा गया है। कैसे करेंगे बच्चों, देखिए अब के बारे में पहले ही इसके नामकरण कर रखा है, यानी कि बीपी पहले नाम ले दिया पॉइंट का और डीपी दे दिया, हमको रखने की जरूरत नहीं। ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ऐसा क्वेश्चन जिसमें 5 कैपेसिटर हो, 1 2 3 4 5, क्या हो जिसमें 5 कैपेसिटर हो, 2 एक तरफ हो 2 एक तरफ हो, लग रहा हो कि बीच में कोई एक कैपेसिटर है जो कि कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से कुछ कंफ्यूजन बन रहा है,
और हमको सीरीज और पैरेलल उस सर्किट में समझना है। सिंपली समझिए 5 कैपेसिटर हो और हमें सिंपली हमको सीरीज और पैरेलल समझना आ रहा हो, याद रखिए वो क्वेश्चन व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर डिपेंड है। ऐसा क्वेश्चन हमेशा व्हीटस्टोन ब्रिज, ये टॉपिक आपका अब तक नहीं हुआ है। ये टॉपिक सेकंड यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक है। वहां पे एक सर्किट डायग्राम आता है, वो रेजिस्टेंस के केस में व्हीटस्टोन ब्रिज हम उसको डिटेल में वहीं पढ़ेंगे, लेकिन उसका यूज क्या है आपको यहाँ पे इसका मतलब कैसे समझ में आएगा वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। जब भी बच्चों क्या हो 4 पॉइंट हो, 1 2 3 4 और चारों अलग अलग हो, 4 पॉइंट हो, चारों अलग अलग हो और 5 कैपेसिटर हो, ये 5 रेजिस्टेंस हो। जब हम सेकंड यूनिट कर रहे होंगे, सेकंड यूनिट में क्या हो रेजिस्टेंस आएगा, यहाँ पे क्या है कैपेसिटर, 5 कैपेसिटर हो या 5 रेजिस्टर, 4 पॉइंट हो। ऐसे केस व्हीटस्टोन ब्रिज के बनते हैं 99.9%। कैसे, यहाँ पे लिखिए ए, यहाँ पे लिखिए सी, ए और सी के बीच में, यहाँ पे ए, यहाँ पे सी, बी और डी, यहाँ पे लिखिए बी, यहाँ पे लिखिए डी। ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे इसको लिखा जाता है। ए और बी के बीच में देखिए ध्यान से, ए और बी के बीच में कौन सा कैपेसिटर है, C1। ए और बी के बीच में कौन सा कैपेसिटर है, C1। क्लियर पॉइंट, ओके। फिर आगे बी, इसका भी कोई नाम मिलेगा बच्चों, ए डी सी, ए डी सी, सॉरी बच्चों, ए डी यहाँ पे आएगा, ये तो सी बन जाएगा, क्योंकि जैसे सी आगे चलेगा तो ये भी सी बन जाएगा, क्योंकि इसके यहाँ से लेके यहाँ तक कोई रास्ते में कोई कैपेसिटर नहीं आया तो ये सी बोला जाएगा। मेरे को ध्यान नहीं रहा, जैसे ये पॉइंट ए बन जाएगा, छोड़ो इसको, डी, बी और डी के बीच में, बी और डी के बीच में, बी और डी के बीच में C3। क्लियर पॉइंट। अच्छा ए और डी के बीच में, ए और डी के बीच में, ए और डी के बीच में देखिए ये ए और डी, ए और डी के बीच में C4, ठीक है। डी और सी के बीच में C5, डी और सी के बीच में C5, एंड बी सी के बीच में, बी एंड सी के बीच में, बी एंड सी के बीच में C2। ध्यान से देखिए बच्चों, सारे के सारे कैपेसिटर इसके अंदर आ चुके होंगे, सारे के सारे कैपेसिटर इसके अंदर आ चुके हैं। कैसे, ए बी के बीच में, ए बी के बीच में यहाँ पे ए आएगा ना, ये भी पॉइंट ए है और ये पॉइंट सी हो गया, क्योंकि जैसे ही ए को आगे बढ़ाओगे, जब तक ए के रास्ते में कोई कैपेसिटर नहीं आ जाता ए ही चलता है। यहाँ पे ए आ गया, ए आगे जाएगा कैपेसिटर में, ए खत्म, ए आगे जाएगा कैपेसिटर आ गया तो ए भी खत्म। ठीक है बच्चों, ए और बी के बीच में C1, चेक करिए सही है। ए और डी के बीच में C4, ए और डी के बीच में C4, बिल्कुल सही है। बी और डी के बीच में C3, बी और डी के बीच में C3, बी सी के बीच में C2, बी और सी के बीच में C2, एंड डी और सी के बीच में C5, डी और सी के बीच में C5। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट सर्किट डायग्राम है, हमने जिसको सोल्व कर लिया। क्लियर पॉइंट। अब उसको हम रफ करने जा रहे हैं। हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में। अगर बच्चों क्या हो ऐसे क्वेश्चनों में C1, ऐसे क्वेश्चन में क्या मिलेगा, C1 = C2 = C3 = C4 = C5, यानी कि जितने भी कैपेसिटेंस है ना उनकी वैल्यू आपको लगभग क्वेश्चनों में बराबर दे रखी होगी। बोर्ड लेवल तक एंट्रेंस एग्जाम में कुछ वैल्यू दे सकते हैं। C1 C2 C3 अगर इन सब के जो कैपेसिटेंस है, इन सभी जो कैपेसिटेंस है वो बराबर हो, C के बराबर हो, तो क्या हो जाएगा, ये सब किस क्या बनेंगे, C C C C एंड C। सबकी कैपेसिटेंस क्या होगी, बराबर C C C C होगी। ऐसे क्वेश्चनों को ये कौन सा सर्किट डायग्राम बोला जाता है बच्चों, व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या बोला जाता है, व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज। इसकी कंडीशन क्या होती है बच्चों, व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन क्या होती है, जो हम सर्किट डायग्राम यूज करने जा रहे हैं उसको मतलब कि जिस बेस पे ये न्यूमेरिकल सोल्व होगा उसको बोलेंगे बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या बोलेंगे,
बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ये कौन सा बोला जाएगा? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर ये बैलेंस है तो ये सर्किट डायग्राम सोल्व हो सकता है, वरना ये नहीं हो सकता बोर्ड लेवल तक। एंट्रेंस एग्जाम पे ये इसको सोल्व करने के लिए एंट्रेंस एग्जाम पे तो थोड़ा सा जैसे कॉम्प्लिकेटेड हो जाए क्वेश्चन। ये तो अभी बहुत ज़्यादा सिंपल है जो आपको मैं करने जा रहा हूँ सोल्व, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, सिर्फ बोर्ड लेवल तक ही आता है। उसके लिए अलग ट्रिक्स यूज होती है एंट्रेंस के लिए। कैसे? देखिए बच्चों, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है? बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होती है? इसका क्या तरीका है? दिस बाय दिस, इन आमने सामने का रेशो, जो आमने सामने के कैपेसिटर उनका रेशो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इक्वल। यानी कि दिस बाय दिस बाय दिस कितना आएगा? 1:1 आएगा। या फिर आप ये कर दीजिए, इन दोनों का प्रोडक्ट इन आमने सामने के बराबर होना चाहिए। इन दोनों का प्रोडक्ट इनका प्रोडक्ट इक्वल आना चाहिए इनके प्रोडक्ट के। इनका प्रोडक्ट इन दोनों कैपेसिटर का प्रोडक्ट इन दोनों कैपेसिटर के इक्वल आना चाहिए, तो व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस माना जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो जाता है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। और ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का डायग्राम होता है। ये आपको सही ढंग से समझाएगा। और जैसे ही ये व्हीटस्टोन है बैलेंस होता है, उसी दौरान जो ये बीच वाला कैपेसिटर है इसके कोई मायने नहीं होते। इसको आप एलिमिनेट कर सकते हो, इसको आप खत्म कर सकते हो, इसको आप एलिमिनेट कर सकते हो या खत्म कर सकते हो। यानी कि हम क्या कर सकते हैं? इसको हम रफ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रफ। ये ए, ये सी, ये बी, ये बी। बच्चों, यानी कि हमने क्या कर दिया? जो बीच वाला कैपेसिटर था उसको हटा दिया। बीच वाले कैपेसिटर को हमने हटा दिया, उसका कोई काम नहीं रहा, क्योंकि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन के हिसाब से बीच वाला कैपेसिटर होता है या बीच वाला रेजिस्टेंस आएगा कभी सेकेंड हम कर लोगे तो उसका कोई काम नहीं होता। ये हम वहीं पे जानेंगे ऐसा क्यों होता है। ये सी 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 सी। फिर मैंने बच्चों, अब हमने कहां तक पहुंचना है? ए से लेकर सी तक। यहाँ पे हमने दोनों के बीच में क्या निकालनी है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। क्या निकालनी है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ये किस में है? सीरीज में, एक ही रास्ते पे। और ये किस में है? सीरीज में, एक ही रास्ते पे। इसकी कैपेसिटेंस कितने माने? सी डैश, इसकी सी डबल डैश। यानी जो सी डैश निकालने के लिए 1/c डैश 1/c डैश 1/c प्लस 1/c 1/2/c, यानी कि सी डैश कितना आ गया? c/2 सी डैश आ गया हमारा। सी डबल डैश 1/c डबल डैश निकालने के लिए 1/c प्लस 1/c। क्लियर पॉइंट बच्चों? और क्या करेंगे? 2/c, यानी कि c डबल डैश कितना आ गया? c/2। अब c ट्रिपल डैश a और c के बीच की कैपेसिटेंस निकालने के लिए कैसे? ये हमारा a, इन दोनों को कंबाइन किया तो बन गया c/2। इन दोनों को कंबाइन किया तो बन गया c/2। ये आपके सामने है। जैसे इसको दोनों कंबाइन किया तो c/2, इन दोनों कंबाइन किया c/2। अब ये दोनों किसमें आ गए? पैरेलल में, यानी कि जो कैपेसिटेंस हो गई c ट्रिपल डैश c/2 प्लस c/2 यानी कि c। यानी कि जो हमने बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का डायग्राम देखा था, सर्किट डायग्राम देखा था, उसकी नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी होगी बच्चों? c। कितनी होगी? c। दैट्स ऑल। ये आपका बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर भी न्यूमेरिकल मैंने करा दिया है, जो कि आपको समझ में आ गया। आप बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो और या फिर उतार लो। बच्चों, अब हम कुछ एक नेक्स्ट टॉपिक भी कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या बच्चों? चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूट होना, दोबारा से एक डिस्ट्रीब्यूट करना। कैसे? समझिए बात को। ये हमारे पास दो स्फीयर है। क्या ये? दो स्फीयर। एक की कैपेसिटेंस C1, उस पे चार्ज Q1, पोटेंशियल V1। इस पे कैपेसिटेंस C2, इस पे चार्ज Q2 और पोटेंशियल V2। क्लियर है? जब तक हम दोनों को कनेक्ट नहीं करते तो इसकी कैपेसिटेंस C1 रहेगी, Q1 चार्ज रहेगा और पोटेंशियल V1 रहेगा। जब तक हम इन दोनों को आपस में कनेक्ट नहीं करते, किसी वायर से जोड़ते नहीं, तब तक कैपेसिटेंस C2 चार्ज करके पोटेंशियल V2 रहेगा। इसकी एनर्जी U1 कितनी होगी? हाफ ऑफ C1
V1 स्क्वायर, इसकी एनर्जी U2 हाफ ऑफ C2V2 स्क्वायर। लेकिन जैसे ही हम इनको एक वायर से जोड़, क्या करते हैं, वायर से जोड़ दें, तो इन दोनों का जो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कॉमन। क्या हो जाएगा, कॉमन। इसको क्या बोलते हैं, कॉमन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं बच्चों, कॉमन पोटेंशियल। जो पोटेंशियल होगा क्या हो जाएगा, कॉमन पोटेंशियल। देख पाएंगे बच्चों, जो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, क्या होता है बच्चों, कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला, यानी कि कॉमन पोटेंशियल क्या होता है बच्चों, इट इज अ रेशियो, इट इज द रेशियो of total charge to the total capacitance। कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है बच्चों, क्या डेफिनेशन इसकी, इट इज अ रेशियो ऑफ टोटल चार्ज टू द टोटल कैपेसिटेंस। यानी कि टोटल चार्ज K1 प्लस K2, टोटल कैपेसिटेंस C1 प्लस C2, टोटल चार्ज बाय टोटल कैपेसिटेंस, कॉमन पोटेंशियल। Q1 Q का फॉर्मूला क्या होता है, CV। Q का फॉर्मूला क्या होता है, CV। यानी कि C1V1 प्लस C2V2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। ये हमारा क्या निकला है, कॉमन पोटेंशियल। क्या निकला है बच्चों, कॉमन पोटेंशियल। यानी कि जब चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ, यानी जैसे साफ सी बात है बच्चों, इसका अपना कोई अलग पोटेंशियल है, इसका अपना कोई अलग पोटेंशियल, तो चार्ज क्या होगा, जैसे जोड़ोगे पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्ज क्या हो जाएगा, रीडिस्ट्रीब्यूट, और रीडिस्ट्रीब्यूट होगा तो एक पोटेंशियल ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा, जो कि कॉमन होगा, दोनों का कॉमन हो जाएगा, कॉमन पोटेंशियल। टोटल चार्ज बाय टोटल कैपेसिटेंस, टोटल चार्ज बाय टोटल कैपेसिटेंस, कॉमन पोटेंशियल। अब हमें क्या करना है बच्चों, अब हमें ये देखनी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या उतार लो इसको। अब हमें बच्चों एनर्जी लॉस देखनी है ड्यूरिंग रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ड्यूरिंग रीडिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ चार्ज, जब चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है तो एनर्जी लॉस कितनी होती है, यानी कि एनर्जी लॉस, यानी कि इनिशियल शुरू में ही ज्यादा होगी माइनस फाइनल। जो एनर्जी होगी शुरुआत में कितनी होगी, ज्यादा, और फाइनल का रहेगी कम, तो बड़े में से छोटा ही घटता है, यानी कि इनिशियल माइनस फाइनल। इनिशियल जो एनर्जी है कितनी है बच्चों, हाफ ऑफ C1V1 स्क्वायर, हाफ ऑफ C1V1 स्क्वायर, इनिशियल हाफ ऑफ C2V2 स्क्वायर। जो दो अलग अलग स्क्वायर थे उनकी अलग अलग कैपेसिटेंस, अलग अलग एनर्जी U1 U2, माइनस कॉमन हाफ ऑफ C1 प्लस C2 एंड कॉमन पोटेंशियल का होल स्क्वायर, सही बात बच्चों। हाफ ऑफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ C2V2 स्क्वायर, यानी कि शुरुआती एनर्जी हम क्या करती है ऐड, और फाइनल जब दोनों की पोटेंशियल क्या जाएगा कॉमन, तो हाफ ऑफ C1 प्लस C2, कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी ऐड, और पोटेंशियल क्या हो जाएगा कॉमन। जैसे ही आप इसको सोल्व करोगे, ये सारा मैथमेटिकल स्टेप रहेगा, तो सारा क्या है, मैथमेटिकल स्टेप। ये बन जाएगा हाफ ऑफ C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ये हमारे क्या निकला है बच्चों, एनर्जी लॉस। क्या निकला है, एनर्जी लॉस। आप इसको सोल्व करके देखोगे तो आपका ये बचेगा हाफ ऑफ C1 C2 ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ये क्या निकला, एनर्जी लॉस ड्यूरिंग रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, जब चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होता है, आई थिंक बच्चों आपका टॉपिक भी समझ में आ गया होगा। आपको ये सोल्व करना है, ये खुद सोल्व करना है, ये एक मैथमेटिकल स्टेप है, एलसीएम वगैरह ले लेके सोल्व करना है। अब नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब, विद
स्लैब अगर हम बीच में डाल दें, डाइलेक्ट्रिक स्लैब कैसे? सपोज कीजिए बच्चों ये हमारा कैपेसिटर है, ये कौन सी प्लेट होगी? पॉजिटिव। ये कौन सी प्लेट होगी? नेगेटिव। ये पॉजिटिव प्लेट की नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट होती है तो क्या बनता है? कैपेसिटर। बीच में क्या बच्चों? एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब। क्या बच्चों? एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसकी थिकनेस कितनी है? टी थिकनेस है। और इन दोनों प्लेट के जो बीच का गैप है, दोनों प्लेट्स का जो बीच का गैप है तो कितना है? डी। कितना है? डी। ये पॉजिटिव प्लेट तो ये कैसे होगी? अंदर। जो डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक क्या हो जाएगा? डाइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन। जैसे डाइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन होगा तो अंदर भी एक फील्ड सेटअप हो जाएगी। क्या हो जाएगी? फील्ड सेटअप हो जाएगी। बाहर से जो फील्ड है पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ, इन प्लेट्स के अंदर इस तरफ ऐसे। यहां पे क्या बच्चों? वैक्यूम। यहां पे क्या है? डाइलेक्ट्रिक। एक प्रकार से डाइलेक्ट्रिक, एक इंसुलेटिंग मीडियम। तो जो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो अंदर के अंदर ही बनेगी, वो बोला जाएगा ईडी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू डाइलेक्ट्रिक। जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना डाइलेक्ट्रिक के अंदर, किसी मीडियम के अंदर। और जो ये है इसको बोल दिया ई नोट। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो वैक्यूम में, पोटेंशियल क्या बोल दिया? वी नोट। यहाँ पे जो पोटेंशियल बनेगा क्या बनेगा? डीडी। देखिए बच्चों जो नोट है वो वैक्यूम को डिनोट कर रहा है और जो डी है वो डाइलेक्ट्रिक को डिनोट कर रहा है। क्या कर रहा है? डाइलेक्ट्रिक को। हमें क्या निकालनी है? कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? Q by V। Q by V, Q is equal to CV। तो C कितना? Q by V। तो हमें कुल मिला के फाइंड आउट करना है। कुल मिला के बच्चों हमें V फाइंड आउट करना है। जो नेट V होगा वो कितना हो जाएगा? V नॉट प्लस V। भाई जो इसके अंदर कितने पोटेंशियल है? दो, एक V नॉट और एक VD। एक डाइलेक्ट्रिक का पोटेंशियल और एक वैक्यूम का पोटेंशियल, डाइलेक्ट्रिक का और वैक्यूम का पोटेंशियल। अच्छा बच्चों तो V का E इक्वल टू क्या होता है? dV by dr, dV by dr minus dV by dr। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। यानी कि पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो गया? पोटेंशियल अपॉन लेंथ, पोटेंशियल अपॉन लेंथ, पोटेंशियल अपॉन लेंथ। यानी कि जो पोटेंशियल अगर हम V नॉट की वैल्यू निकालना चाहें, V नॉट की वैल्यू निकालना कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। आप ये लिख लीजिए और ज्यादा समझ में आएगा आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, V नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा? अगर ये नॉट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी, अगर हम पोटेंशियल वैक्यूम का ले रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वैक्यूम की, यानी कि E नॉट। एंड डिस्टेंस, डिस्टेंस वैक्यूम की डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक D है। T किसकी है? डाइलेक्ट्रिक की, यानी कि मीडियम की। अगर मैं D में से T सब्ट्रैक्ट कर दूं, D में से T सब्ट्रैक्ट कर दो तो किसकी बच गई? वैक्यूम की। किसकी बच गई हमारे पास? वैक्यूम की डिस्टेंस। किसकी बच गई? वैक्यूम की डिस्टेंस। यानी कि हमारा जो V नॉट का फॉर्मूला कितना आ गया? E नॉट इनटू D माइनस D, V नॉट इनटू में D माइनस D। तो ये पॉइंट बच्चों हम यहां पे इसको लिख देते हैं E नॉट इनटू D माइनस D, E नॉट इनटू D माइनस D। क्लियर पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट, अब हमें क्या निकालना है? अब हमको निकालनी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू डाइलेक्ट्रिक, पोटेंशियल टू डाइलेक्ट्रिक। ये कैसे निकल के आएगा? पोटेंशियल टू डाइलेक्ट्रिक फार्मूला क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। अब पोटेंशियल किसका है? डाइलेक्ट्रिक का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी किसकी आएगी? डाइलेक्ट्रिक की, इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी थिकनेस T। क्योंकि डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस डिस्टेंस कितनी है? T। कितनी होगी? T। यानी कि ना ED ये प्लस नहीं है, T है, T। बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है ये बात। क्या यहाँ तक आपको समझ आ चुका है? अच्छी बात, बच्चों को समझ आ गया यहाँ तक। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए मैंने आपको एक चीज बता रखी है बच्चों, क्या कि मान लिया दो चार्ज हैं तो जो फोर्स लग रही है उनके ऊपर वो फोर्स कितनी लगेगी? F वैक्यूम Q1 Q2 4 5 F सन ऑफ R कितनी तो लगती है? दो चार्ज अगर वैक्यूम है, दो चार्ज अगर वैक्यूम में फोर्स इन वैक्यूम, अगर मैं वैक्यूम वाले को
यहाँ पे नोट लिखना होता है, वैक्यूम वाले को यहाँ पे हम नोट से डिनोट कर रहे हैं, तो मैंने भी वहां से इसको नोट से डिनोट कर दिया, नोट से डिनोट कर दिया। वेयर पॉइंट अब आगे, तो फोर्स इन डाइलेक्ट्रिक क्या हो जाएगी, Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर डिवाइड बाय 1 बाय k डिवाइड बाय k। ये k क्या है, यानी कि वैक्यूम में तो हमने k से डिवाइड नहीं किया, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक में हमने k से डिवाइड किया। k क्या है बच्चों, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k। जितना इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, जितना इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, उससे क्या कर दो डिवाइड, क्या कर दो डिवाइड। हमें फोर्स इन डाइलेक्ट्रिक बोल लो, फोर्स इन मीडियम मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, फोर्स इन मीडियम। सिमिलरली इसी प्रकार से अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्यूम में गिवन है, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक में निकालनी है, तो वैक्यूम वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को डाइलेक्ट्रिक से डिवाइड कर दो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड कर दो। जितने उस कांस्टेंट की वैल्यू है डाइलेक्ट्रिक स्लैब के, उससे डिवाइड कर दो, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक मिल जाएगा। d - d प्लस ed की वैल्यू कितनी होगी, E नोट बाई k इंटू टी। ed की वैल्यू E नोट बाई k, E नोट क्या है बच्चों, कॉमन d - d प्लस E नोट क्या है कॉमन t बाई k। आई थिंक बच्चों आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ed क्या लिख दिया, E नोट बाई k, वैक्यूम का इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इस स्लैब का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, जो हमने डाइलेक्ट्रिक डाला है कैपेसिटर के अंदर, उसकी वैल्यू रखती है। क्लियर है बच्चों? अच्छा बच्चों देखिए, अब E नोट क्या है, वैक्यूम का इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक गोसलो के अंदर हमने एक इनफाइनाइट थिन चार्ज शीट, एक प्लेट की जैसे फॉर्मूला निकाला था, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। कितनी प्लेट है यहाँ पे, 2। एक प्रकार से 2 से कट जाएगा। हालांकि यहाँ पे 2 प्लेट होने का मतलब ये नहीं कि 2 हिस्से काटते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या हो जाएगा, ऐड। क्या हो जाएगा, ऐड। ये हमने गॉस लॉ के एप्लीकेशन में किया था। सिग्मा कितना आ जाएगा, Q बाई A एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या आ जाएगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना आ रहा है यहाँ पे, Q डिवाइडेड बाय A एप्सिलॉन नॉट d - d प्लस d बाई k, d - d प्लस d बाई k। ये हमारा क्या निकला है बच्चों, नेट पोटेंशियल जो हमें चाहिए था। इस v की जगह ये पुट कर दो। ये मैं करने जा रहा हूं बच्चों। अब हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, यानी कि c इक्वल टू बच्चों q बाई v। q बाई v की वैल्यू q बाई a एप्सिलॉन नॉट into d minus d plus t by k plus t by k। क्यों से क्यों कैंसिल, तो c इन मीडियम क्योंकि डाइलेक्ट्रिक है, मीडियम में निकलने जा रहा है, तो एप्सिलॉन नॉट a d minus d plus t by k plus t by k। if क्या हो जाएगा बच्चों, if t equal to d, यानी कि कितना हो गया, 0 कट गया, d में से d सब्ट्रैक्ट 0, यानी कि एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाय, ये सारा 0 हो गया, ये तो कुछ पार्ट बचा नहीं हमारे पास, ये बच गया। t की जगह क्या पुट कर दिया, d बाय k। k पलट के कहां चला जाएगा, ऊपर, k पलट के ऊपर, एप्सिलॉन नॉट a बाय d, एप्सिलॉन नॉट a बाय d, एप्सिलॉन a बाय d। यानी कि जो कैपेसिटेंस आई मीडियम में वो कितनी आई, k टाइम। और ये क्या बच्चों, याद करो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस थी वो क्या थी, एप्सिलॉन a बाय d, यानी कि कैपेसिटेंस इन वैक्यूम, यानी कि कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है जैसे ही डाइलेक्ट्रिक उस स्लैब कैपेसिटर में रखेंगे। अगर कैपेसिटर में कुछ भी डाइलेक्ट्रिक आएगा तो कैपेसिटेंस कितना टाइम इंक्रीज हो जाएगी, जितना उस डाइलेक्ट्रिक स्लैब की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू। दैट्स ऑल बच्चों। आई थिंक आपको बच्चों ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। बता रहे हैं आपको बच्चों, एक बार इसको देखिए।